तो इसके दो सोर्स होते थे, देयर वाज टू सोर्स, देयर आर टू सोर्स, यहाँ पे दो सोर्स होते हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स। सोर्स ये तो बच्चों में करा चुका था आपको। सर आपकी वॉइस अजीब आ रही है यार, अजीब इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ईयरफोन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो इसलिए अब या तो यार रिजॉइन करोगे तो फिर टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ ऐसे। अब चलो एक काम करो, जल्दी से रिजॉइन करो, बहुत जल्दी रिजॉइन करना। चलिए आ रही है आपको वॉइस? हाँ अब तो यार आ रही है एकदम। मैं बोल रहा था ना रिजॉइन करना पड़ेगा, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है यार। 2 बच्चे रह गए हैं, पता नहीं कौन है 2 बच्चे, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, आप बीच में आएंगे उनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मैं जब तो रिजॉइन का मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था प्रॉब्लम होती है। देखो नॉट में आपको मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में, ये ट्रेडिशनल वे में चलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होता है, ये जिसके कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट या आरबीआई, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या आरबीआई का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्स कराता था लास्ट क्लास में, जिसको मैं खत्म करा के फिर आगे का टॉपिक कराता हूँ आपको जल्दी से। देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर मैंने क्या कराया था आपको, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर मैंने क्या कराया था सबसे पहले आपको, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर सबसे पहला मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट लिया था, एक तो मैंने आपको लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी लिया था, ये करा दिया था ना मैंने, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज लिया था, ठीक है। और एक लिया था मैंने आपके लिए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये 2 टॉपिक लिए थे मैंने। आज मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा आपको, थर्ड पॉइंट है कमर्शियल बैंक, थर्ड पॉइंट है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं बेटा, जो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो आपने बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ाई है, ठीक है। कमर्शियल बैंक क्या आता है, कमर्शियल बैंक के अंदर क्या था, हमारी कंट्री के अंदर ना 1969 में कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए थे। 1969 में हमारी कंट्री के अंदर क्या हुए थे बच्चों, 1969 हमारी कंट्री के अंदर ना कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, हमारी कंट्री के अंदर कुछ बैंक नेशनलाइज हुए थे, टोटल स्टार्टिंग में अराउंड 6 बैंक हुए थे शायद नेशनलाइज, ठीक है। तो 1969 में हमारी ना कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुए थे, क्या हुए थे, नेशनलाइज हुए थे। नेशनलाइज का मतलब होता है कि ये ना डायरेक्ट डील कर सकते हैं किसी के भी साथ, ये डायरेक्ट कमर्शियल बैंक जब नेशनलाइज हो जाते हैं, नेशनलाइज का मतलब होता है उस समय क्या था, किसी बैंक की प्रॉपर्टी 200 करोड़ के अराउंड थी, जिसकी वेल्थ, किसी भी बैंक की वेल्थ अगर 200 करोड़ के अराउंड थी तो नेशनलाइज बैंक हो सकता है वो। तो उस समय हमारी कंट्री के अंदर 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। जैसे बैंक नेशनलाइज हुए थे तो ये डायरेक्ट डील कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक डायरेक्ट डील कर सकते हैं किससे, टू द फार्मर, डायरेक्ट क्रेडिट या डायरेक्टली प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर, टू द फार्मर। बच्चों फार्मर्स को डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इससे पहले क्या होता था, इनके कंट्रोल नहीं होता था।
इनके कंट्रोल मैक्सिमम जो इनको राइट पे मैक्सिमम राइट इनके पास नहीं दिए जाते। जब कोई बैंक नेशनलाइज हो जाता है वो बहुत से डिसीजन अपने आप भी ले सकता है, उस पर वो बात अलग है। पूरा का पूरा कंट्रोल कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई का रहता है, बट कुछ जो उसके इंटरनल डिसीजन होते हैं उनको खुद ले सकता है। तो 1969 के अंदर हमारे कंट्री के अंदर 6 बैंक जिनकी वेल्थ कितनी थी 200 करोड़ थी या उससे अबव थी, तो उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज होता है जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी ब्रांच कहीं पे भी ओपन खोलने के लिए आरबीआई के सामने अपना एक आरबीआई के सामने अपनी एक एप्लीकेशन दे सकता है ना, कि भाई मुझे अपनी अब्रॉड में ब्रांच ओपन करनी है या कुछ भी कोई डिसीजन लेना है, उस बैंक को नेशनलाइज बैंक बोल देते हैं। हमारी कंट्री के अंदर 66 बैंक नेशनलाइज होते हैं 1969 में और 1981 या 82 में 1981 में या 82 में 81 या 82 में हमारे 14 बैंक और नेशनलाइज हुए थे। जी बेटा म्यूट कर लो, किसी का ऑन हो रखा है यार, ठीक है। फिर आप जब कुछ पूछना होगा तो आप पूछना मुझसे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। मैंने बताया बच्चों कि ना, आज मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जहाँ से हमारे बैंक है ना जो वो लोन लेते हैं, जहाँ से हमारे बैंक जो हमारे फार्मर है वो बैंकों से लोन लेते हैं। तो बैंक कौन कौन से होते हैं? एक होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एक होता है रीजनल रूरल बैंक एंड थर्ड होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तो बताया था मैंने। कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposits from the public and advancing loans, ठीक है, फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू द जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो वो कहता है कमर्शियल बैंक हमारा क्या होता है? कमर्शियल बैंक हमारी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको एडवांस करता है, लोन देता है उनको पेंशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये 1969 में हमारी कंट्री के अंदर 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे जिनकी वेल्थ कितनी थी 200 करोड़ की, अब से अबव थी, ठीक है। उसके बाद 1981 और 82 के अराउंड में हमारी कंट्री में 14 बैंक और नेशनलाइज हुए थे। इनकी वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई थी, इनकी वेल्थ तो 500 करोड़ से अबव रखा गया था, इनके लिए टारगेट रखा गया था। टोटल हमारी कंट्री में कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 20 बैंक नेशनलाइज थे, लेकिन 20 बैंक में से 2 बैंक आपस में मर्ज हो गए थे 1991 के अंदर। 1991 के अंदर में कुछ बैंक नेशनलाइज, कुछ 2 बैंक आपस में मर्ज हो गए थे, तो हमारी कंट्री में 19 बैंक नेशनलाइज एट प्रेजेंट। जो प्रेजेंट का डाटा है 19 बैंक का है, लेकिन अभी भी कुछ बैंक मर्ज हो गए हैं, ओबीसी पीएनबी के साथ मर्ज हो गया है, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक के साथ, है ना। तो इस तरीके से बहुत से बैंक अभी भी एट प्रेजेंट मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो जब कोई बैंक बच्चे नेशनलाइज हो जाता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट टू द फार्मर को, मतलब फार्मर से डायरेक्ट डील कर सकता है, इससे पहले वो डायरेक्ट डील नहीं कर सकता था। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन हमारे कमर्शियल बैंक को यह अथॉरिटी मिल गई थी कि वो डायरेक्ट क्रेडिट दे सकते हैं टू द फार्मर को, ठीक है, बिना किसी की गाइडेंस के या बिना किसी ऑर्डर के वो अपनी तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं टू दिस फार्मर को। और इन सब बैंकों को जो कंट्रोल करता है, इन जितने भी बैंक हैं। हाँ जी बोलिए सर। वो कशिश वो बोल रही है कि आपने उसको ऐड नहीं किया। इसको ऐड नहीं किया, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? देखो सारे तो ऐड होते हैं, ऐसा किसका डिस्काउंट हो गया होगा, तो जब वो दोबारा आएगी जब तो ऐड करूंगा बेटा, तो दोबारा बोल दो, उसका दोबारा मैसेज ऐड कर लूंगा। आएगा। नहीं अभी वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रखी है, अगर वो दोबारा आएगी तो मैं तो ऐड कर ही लूंगा उसको। दोबारा आएगी तो मैं ऐड कहाँ से करता उसको? एक मिनट, अब व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा क्या मुझे? सर लेट मी, ये क्या बात हुई है? सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट तो बेटा मैंने किया था उस समय। देखिए ठीक है, अब आ जाएगी वो, मैंने मैसेज। देखिए अब बेटा फोर्थ बैंक है, एक लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, ये मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ दिया है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक ये बच्चों एक ऐसा बैंक है जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ये लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप अपने लैंड को डेवलप करना चाहते हो, पूरी जैसे की सॉइल रिमूव करके दूसरी सॉइल डलवाना चाहते हो, जैसे ब्लैक आपने एक सुना होगा ब्लैक सॉइल होती है, वो किसके लिए? कॉटन के लिए बहुत बेस्ट होती है। आप अपने लैंड को पूरा डेवलप करना चाहते हो तो यहाँ से इसकी पूरी मिट्टी को हटाओगे और नई मिट्टी डलवाओगे तो उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा एक पैसा खर्च होता है। तो
लैंड को किसी तरीके से डेवलपमेंट करना है, लैंड को किसी तरीके डेवलपमेंट करना है, या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, या कोई फार्म डालना है, यदि आपको इसके ऊपर कोई फार्म भी डालना है, फार्मिंग करनी है, जैसे आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हो, हॉर्टिकल्चर खोलना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बैंक लोन प्रोवाइड करता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये लॉन्ग टर्म लोन देता है, मैक्सिमम लोन जो इसके होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम लोन इसके लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बहुत ही रेयर केस में देता है, ठीक है। और इन चारों सोसाइटीज को या बैंक को जो भी कंट्रोल करता है उस बैंक का नाम होता है नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ, नेशनल, NA मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड। ये स्टैब्लिश कब हुआ था इंडिया के अंदर? 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछी जाती है काफी बार, ये जो स्टैब्लिशमेंट है नाबार्ड की कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेनली फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये कहता है हैंडलिंग द पॉलिसी, हैंडलिंग द पॉलिसी, ये पॉलिसी हैंडल करता है, हैंडलिंग द पॉलिसी एंड ऑपरेट, एंड ऑपरेट, हैंडलिंग द पॉलिसी एंड ऑपरेट इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, जो रूरल एरिया में बेटा लोन देना है, उस लोन किस तरीके से, उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है, किस तरीके से उसे ऑपरेट करना है, उसको सारा का सारा रूरल क्रेडिट को हैंडल कौन करता है बच्चों? ये करता है। और ये इन सभी बैंकों को क्या करता है, जितने भी ये बैंक है इन सब को क्या करता है बच्चों? इनको ऑपरेट करता है या मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग टू ऑल, टू ऑल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन एंड बैंक which provide, या who provide loan to, provide loan to farmer, जो भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं बच्चों, उनको मॉनिटर करता है, उन सभी इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करता है, उन सभी बैंक को मॉनिटर करता है, उनकी देखरेख करता है, मतलब कुल मिला के, ठीक है। और इनको, इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी है उन रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करता है, जैसे मान लो इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है RBI ने, तो उसको हैंडल ये करता है। इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड, इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन किसमें माना जाता है? इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स मतलब सर्वोच्च है, जो सबसे बड़ा बैंक है वो हमारा नाबार्ड है, ये आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, बच्चे RBI को लगा देते हैं, लेकिन RBI नहीं लगेगा, नाबार्ड लगेगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? तो खत्म हो गया आपका इंस्टीट्यूशन सोर्स, आपके फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। नमन आया भाई समझ में? दीपक? हाँ भाई आ गया। मानव? यस सर। चलिए भाई, यार तुम लोग बस है ना, अब इस संडे को जो मैंने बोला है, इस संडे को जो टेस्ट देगा बच्चा, तो ध्यान रखना जितना पढ़ रखा है आप सारा बच्चा, मतलब जितना भी आप कर सकते हो। अभी बच्चे बहुत ज्यादा ना टेंस हो रखे हैं, मुझे मतलब परसों से मैंने बच्चों को बताया, मैंने टेस्ट का तो बता ही रखा था कि शुरू होंगे मंथ के लास्ट में या जैन के फर्स्ट वीक में, लेकिन ना मैं डेट शीट डाल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, स्कूल का भी बहुत ज्यादा एकदम प्रेशर हो गया, ऊपर से क्लास थी मेरी तो कल से, ठीक है। तो बताऊँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मैंने बता दिया है, टेस्ट पेपर सब मैंने बना के मैंने रखा हुआ है, मैंने कुछ के टेस्ट में पहले टाइप कर चुका हूँ आपके बोर्ड तक के सारे, ठीक है। और अभी डेट शीट आ जाएगी 6 बजे आज, तो डेट शीट भी आज रिलीज हो जाएगी, तो उसके अंदर यदि कुछ चेंजेस करना होगा टेस्ट की लिस्ट, इसलिए मैंने अभी तक डाली भी नहीं, तो डेट में भी हो सकता है चेंज करनी पड़े अकॉर्डिंग टू जो टाइम टेबल आएगा, या डेट शीट आएगी आज 6 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं चेंज करके फिर आज शाम को इवनिंग में डाल दूंगा मैं, क्योंकि आज मैं फ्री हो जाता हूँ 8:30-9 बजे तक। तो आप लोग बस ध्यान रखिए, आप ध्यान से भाई जितना हो सकता है टेस्ट पे फोकस करना, क्योंकि आपको सारा गेम लिखना सीखना है, आप जितने अच्छा राइटिंग स्किल अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना, इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो अपने ऊपर। हाँ संडे को टेस्ट है, बवाल है, बिल्कुल टेस्ट है, और उसे बिल्कुल बोर्ड की तरीके से लेता हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जितना अटेम्प्ट हो सकता है उतना अटेम्प्ट करना, जितना नहीं हो सकता उसको छोड़ देना, बस चीटिंग मत करना। चीटिंग करोगे तो यार, आज अब मेरी ट्रेनिंग है, अभी 10 दिन की बोर्ड में भी मेरी ड्यूटी लगेगी, चेक करने भी आऊंगा बोर्ड की कॉपी इस बार में, क्योंकि अभी मेरी 10 दिन की ट्रेनिंग है, तो उसमें
इस बार बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। और बच्चों किस तरीके से मार्क्स देने हैं वो भी इस बार बताया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल आप लोग अपनी अपनी कंप्लीट रखना। इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर ही मिलेंगे, हो सकता है आपका वाइवा भी ना ले, और हो सकता है ले, क्योंकि ये सर्कुलर 2-4 दिन में आ जाएगा। तो आपकी मैम ही क्या पता आपको इसके मार्क्स दे दे। तो अभी ये सर्कुलर जब तक नहीं आता तो पता नहीं चलता है कुछ भी। तो आप लोग बच्चे अपने टेस्ट को दीजिए, क्योंकि 80 मार्क्स का हम लोग के हाथ में, 20 मार्क्स तो टीचर के हाथ में है। चलो अब देखिए, आजकल जो हमारा टॉपिक है इसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं बच्चे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पहले आज मुझे अगर आप में से किसी बच्चे ने बता दिया ना मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मतलब मैं बहुत ये हो जाएगा कि हाँ आपको पता है किसी को मार्केटिंग का मतलब। मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं पूछ रहा, सिर्फ मार्केटिंग पूछ रहा हूँ। मार्केटिंग क्या होती है, आप ये वर्ड सुनते रहते हो। एक लड़की कल मुझसे बोल रही थी, मैंने बोला भाई मार्केटिंग क्या होती है, कह रही सर मैं जहाँ जाती हूँ। मैंने कहा जाती है, कह रही सर मैं घूमने आती हूँ, जैसे मार्केट में वही मार्केटिंग होती है। उसको ये भी नहीं बताया अभी काफी बच्चों को मार्केटिंग होती क्या है। अगर आप लोगों सर से अपने पूछोगे प्रोडक्ट को बेचना। हाँ बताओ बताओ। सर अपने प्रोडक्ट को बेचना सर, मतलब उसकी मार्केटिंग करना कि कैसे सेल्स बढ़ेंगी हमारी। चलो एक मानव ने आंसर दे दिया, और कोई बच्चा देना चाहेगा? तो ये कहते हैं मार्केटिंग हमारे एक प्रोसेस है जो हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा सके। अच्छा चलो, आज नमन ने भी अपना एक मतलब अपना व्यू दे दिया, और लड़कियां भी बोले भाई कोई, दोनों लड़कों ने बताया। व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ मार्केटिंग, या व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्केटिंग? ज्योति, सर अपने खुशी। प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। देखो एक डेफिनेशन और बता, मतलब एक मीन और बताना चाहा मुझे, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। खुशी ने बताया मुझे। कशिश आपको पता है खंडेलवाल? सर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए एफर्ट्स करना। चलो ये भी मतलब काफी हद तक आप लोग सच में सब अच्छा बोल रहे हो उसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मार्केटिंग को पूरा एक प्रोसेस बताते हैं ना, जैसे तो मार्केटिंग का एक पार्ट बता रहे हो आप सब, मार्केटिंग का एक पार्ट बता रहे हो, बस एक्चुअल मीन नहीं बता पा रहे हो मार्केटिंग का। दीप्ति आपको पता है? दीप्ति को तो पता होगा, ये बोल नहीं रही है दीप्ति आज। Sir, कैसे ना marketing includes promotion and exchange of goods and services with respect of money. अच्छा ठीक है दीप्ति। दीप्ति मनी का चैप्टर पढ़ रही हो क्या अभी? No, sir. मुझे लगा कहीं मनी का ही भाव को बोल दिया आपने। चलो वैसे अच्छा बोला है आपने, उससे रिलेटेड बोला है। चलिए बेटा आपने अपना अपना व्यू अच्छा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं मार्केटिंग के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो मार्केटिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है थोड़ा सा, इस एग्जांपल को शायद आप समझ पाओ अच्छी तरीके से। जैसे कोई भी फार्मर होता है ना, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करेंगे, तो मार्केटिंग का भी मतलब बता दूंगा। मार्केटिंग का मतलब इससे रिलेट कर दूंगा। जैसे कोई फार्मर होता है तो सबसे पहले क्या करता है बच्चों, हार्वेस्टिंग करता है। अगर मैं स्टेप में बांट दूं तो स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले जो कोई भी फार्मर होता है वो क्या करता है बच्चों, हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग करता है वो, हार्वेस्टिंग करेगा, एक लैंड लेगा, उस लैंड पे बेटा क्या करेगा, क्रॉप को ग्रो करेगा, ठीक है। सबसे पहले हार्वेस्टिंग करता है, कोई भी फार्मर होता है हार्वेस्टिंग करता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करता है वो, स्टेप नंबर 2 में उसको एक जगह जाके ना बेटा इकट्ठा करता है, इन्हें कट करेगा, यहाँ से कटिंग करेगा, इनकी कटिंग करके एक एक प्लेस पर ले आके इन सबको इकट्ठा कर देगा। मतलब जो भी क्रॉप होगी उसकी, उस क्रॉप को एक जगह क्या कर देगा, गैदरिंग कर देगा। गैदरिंग, गैदरिंग कर देगा। गैदरिंग मतलब एक क्रॉप थी, इस क्रॉप को कट करके, इस क्रॉप को कट करके क्या कर देगा बच्चों, गैदरिंग कर देगा। अब गैदरिंग करने के बाद स्टेप नंबर 3 में भाई एक जगह कलेक्ट कर लेगा। स्टेप नंबर 3 में इसको प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मतलब इसके अंदर से, प्रोसेसिंग में क्या करेगा, इसके अंदर से इसे 2 पार्ट में बांटेगा। वो 2 पार्ट क्या होंगे, पहला पार्ट तो करेगा वो इसका स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा वगैरह नहीं होता, जो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को अलग करेगा और ग्रेन्स को अलग करेगा। ग्रेन्स मतलब अनाज, जो उसका अनाज होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे राइस का उन्होंने राइस की हार्वेस्टिंग की है, राइस को कटिंग करके एक जगह रखा जाएगा, फिर राइस को 2 पार्ट में बटाएगा। राइस के अंदर जो उसका भूसा वगैरह होगा और जो उसका ग्रेन्स होगा जो हमें यूज करेंगे, इन दोनों को अलग किया जाएगा, मतलब इसको सेपरेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा,
सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। आफ्टर सेपरेशन उसके बाद स्टेप नंबर 4 में वो क्या करता है, स्टेप नंबर 4 में क्या करता है वो, जब उनको अलग अलग कर देगा, भाई अब ये बताओ, ये ग्रेन्स अलग हो चुका है, राइस अलग हो चुका है, अब इसको ग्रेडिंग करेगा, इसकी क्वालिटी भी तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ग्रेडिंग करेगा, ग्रेडिंग मतलब उसको बांटेगा डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बेस पे, क्वालिटीज के बेस पे। भाई आपने देखा है ना, राइस मार्केट में अगर आप लेने कभी गए हो मम्मी के साथ या वैसे भी घूमने गए हो, तो आप वहाँ राइस 3 क्वालिटी का दिखेगा आपको, 3 नहीं बल्कि 10 क्वालिटी का दिखता है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ 3 ही क्वालिटी लिखता हूँ। एक हाई क्वालिटी का राइस होगा जिसका रेट 200 रुपीज के होगा या 150 रुपीज के होगा, थोड़ा हाई क्वालिटी का राइस होगा। फिर मीडियम क्वालिटी आ जाएगी एक जिसका रेट 80 to 100 होता है। फिर एक लो क्वालिटी आ जाएगा जिसका रेट 32, एक लो क्वालिटी हो जाएगी जिसका रेट 30 to 50 रुपीज होता है। तो इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बेस पर उसको ग्रेड किया जाएगा, ग्रेड मतलब उसको बांटा जाएगा। तो इनको सेपरेट किया जाता है एज पर क्वालिटी, इनको सेपरेट किया जाता है एज पर क्वालिटी, सेपरेट किया जाता है एज पर क्वालिटी। फिर स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, स्टेप नंबर 6 में बेटा क्या होगा, पैकेजिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा। पैकेजिंग भाई जो राइस होंगे उसको पैक किया जाएगा। देखो हाई क्वालिटी का राइस होगा, उसका बॉक्स भी बहुत, उसका बॉक्स कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, उसको एक बॉक्स के अंदर पैक किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में। जैसा राइस होगा, जिस क्वालिटी का राइस होगा, उसे उसी बेस पर क्या किया जाएगा बच्चों, पैकेजिंग किया जाएगा। ठीक है, तो राइस को क्या किया जाएगा, क्रॉप की जो क्रॉप की को पैकेजिंग किया जाएगा इस बॉक्स के अंदर ताकि उन्हें सेफली रखा जा सके। ठीक है, पैकेजिंग करने के बाद स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 6 में सॉरी स्टेप नंबर 6 में इसको एक भाई ये पैकेट बना के रेडी कर दिए और इस पैकेट को वेयर हाउस में रखा जाता है, इसको बोलते हैं स्टोरिंग। फिर क्या किया जाएगा, स्टोरिंग किया जाएगा। स्टोरिंग मतलब वेयर हाउस में इन सब पैकेटों को रखा जाएगा, एक वेयर हाउस लिया जाएगा, वेयर हाउस लिया जाएगा और वेयर हाउस में बच्चों इसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया SSCM जाएगा। Group is on क्या किया जाएगा, इसको 615 to स्टोर किया जाएगा। जो बॉक्स 618 and कंटेंट होंगे इन 642 बॉक्स to को बच्चों यहाँ पे पैकेजिंग बॉक्स 644 को रखा DLF जाएगा। Tower, 15 क्यों रखा Shivaji जाएगा, Marg, फॉर फ्यूचर सेल, Najafgarh ताकि Road, जब Moti Nagar in New रिक्वायरमेंट Delhi होगी and is तो इसको यहाँ से 16.2 निकाल कर kilometers away. भाई मार्केट में सेल किया जाएगा, फॉर फ्यूचर सेल, फॉर फ्यूचर सेल के लिए रखा जाएगा। और एट द लास्ट इन 7th स्टेप, स्टेप नंबर 2 में इसको क्या किया जाएगा बता, स्टेप नंबर 2 में लास्ट में या लास्ट स्टेप में बोल सकते हो सेलिंग किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, सेलिंग, सेलिंग की जाएगी। मतलब कस्टमर के जो फार्मर होगा किसको सेल कर देगा, टू दी बायर को या कस्टमर को। ठीक है, आज मीटिंग ऑफ नहीं होगी क्योंकि पता नहीं आज क्या हो रहा है, सारी क्लास तो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, शायद ऑफ नहीं होने वाली है आज। तो ये सेल करता है लास्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस दिख गई होगी यार आपको। जो मार्केटिंग अब क्या है, इसमें मार्केटिंग क्या दिख रहा है, पहले से लेकर तो लास्ट स्टेप इसके जितने भी कंटेंट है, दिस ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू मार्केटिंग। इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसके अंदर गैदरिंग किया जाना, प्रोसेसिंग किया जाना, ग्रेडिंग किया जाना, पैकेजिंग किया जाना, वेयर हाउस में स्टोर करना, इवन एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। एक पॉइंट एडवर्टाइजमेंट का भी डाल सकते हो। आफ्टर दिस पॉइंट पैकेजिंग के बाद, स्टोर के बाद उसको एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे रतन टाटा ने भाई नैनो गाड़ी बना दी थी ना, नैनो गाड़ी बनाने के बाद उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करी थी बहुत लार्ज स्केल पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप एडवर्टाइजमेंट का भी मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर डेफिनेशन क्या बना सकते हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल, द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय द फार्मर। जो क्रॉप प्रोड्यूस करिए किसके थ्रू, बाय द फार्मर, इट कॉल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसी को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल, द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय द फार्मर। जो क्रॉप किसने प्रोड्यूस करी है, फार्मर ने प्रोड्यूस करी है। तो ये प्रोसेस ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। बच्चों रफ कर दो उसको, या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा तो बता सकता है इसको, व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नमन आप बताओ भाई, अगर पता थोड़ा आइडिया लगा हो तो आपको। ओके भाई। भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो हमारी हार्वेस्टिंग से लेके, मतलब हार्वेस्टिंग से फाइनल सेल्स के बीच के अंदर जितने भी हमारे प्रोसेस आते हैं ना, तो हम हाँ जी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आपने बताया था गैदरिंग, प्रोसेसिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब हमारे आर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग।
बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिनिश होता है। इसके जो कंटेंट है, सारे पॉइंट है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पॉइंट है। देखिए देखिए अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसमें क्या होगा, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सारा गेम है, इसी के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है बच्चों आपका, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है आपका। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक है, इसको अगर पढ़ा जाता है तो 3 टाइप से पढ़ा जाता है इसको। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, मार्केटिंग सिस्टम होता है। मार्केटिंग सिस्टम या मार्केट सिस्टम भी बोल देते हैं। तो मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग का सिस्टम क्या चलता है। दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम, ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम एंड लास्ट पॉइंट इज मार्केटिंग रिस्क। या मार्केटिंग रिस्क की जगह आप नॉन फार्मिंग भी लिख सकते हैं। नॉन फार्म नॉन चलिए मार्केटिंग रिस्क लिख देता हूँ अभी फिलहाल, फिर आगे बताऊंगा इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा तो आपको। मार्केटिंग रिस्क, ये 3 पॉइंट होते हैं बच्चों एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सबसे लेंथी पॉइंट यही है। ये दोनों तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ये थोड़ा सा है ज्यादा लेंथी ये पॉइंट। और इस वाले पॉइंट में एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो इस पॉइंट में आते हैं और इस पॉइंट में। तो इसका चैप्टर खत्म है, 3 पॉइंट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, मार्केट सिस्टम क्या होता है। मार्केटिंग सिस्टम, यू कैन से मार्केट सिस्टम, ठीक है। अगर आप देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे पूरा कंट्रोल किसका था। उस टाइम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे कंट्रोल किसका था। एग्रीकल्चर कल्चर मार्केटिंग पे कंट्रोल किसका था। इस समय एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे कंट्रोल किसका था बच्चों। कंट्रोल किसका था सबसे पहले भाई, कंट्रोल किसका था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी मार्केट पे कंट्रोल किसका था, मनी लेंडर का। मनी लेंडर। सेकंड ट्रेडर्स, व्यापारी लोग, इन्हीं लोगों का मार्केटिंग के ऊपर पूरा कंट्रोल था। कमीशन एजेंट, जो कमीशन कमाते थे, कमीशन एजेंट, इन लोगों का बच्चे पूरा कंट्रोल था मार्केटिंग के ऊपर। ये लोग ना जो फार्मर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे इनको बहुत इजीली लोन प्रोवाइड कर देते थे। ये लोग क्या करते थे बच्चों, इनको बहुत इजीली लोन प्रोवाइड कर देते थे। लोन प्रोवाइड कर देते थे लोन प्रोवाइड कर देते थे कौन लोग, ये लोग मनी लेंडर, ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट। इन फार्मर्स को बहुत इजीली लोन प्रोवाइड कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था ये रीपे तो कर नहीं पाएंगे, ये रीपे नहीं कर पाते थे ना फार्मर उस टाइम, रीपे करने में फेल हो जाते थे लोग। तो ये लोग इतने चालाक होते थे ना, इनके दिमाग में एक आइडिया चल रहा होता था। वो आइडिया क्या होता था, इनके दिमाग में आइडिया पहले से पहले ही स्टार्ट कर देते थे लोग। फार्मर को फोर्स किया जाता था कि आपकी जो क्रॉप होगी, क्योंकि ये तो वही अपने, इनको एक बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, क्योंकि पहले क्रॉप को ग्रो करते थे, फिर उसे मार्केट में सेल करने के लिए जाते थे, है ना। क्योंकि देखो लोन दे दिया मैंने इनको, लोन दे दिया 6 मंथ के लिए। अब लोन 6 मंथ के लिए दे दिया लोन, अभी इन्होंने क्रॉप ग्रो कर ली 4 मंथ में ग्रो कर फार्मर के पास कि जहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जा सके इस क्रॉप को। तो ये इनको एक आइडिया रहता था, ये बहुत चालाक होते थे, इनको एक्सप्लोर करना चाहते थे। दे वांटेड टू एक्सप्लोर द फार्मर। ये हमेशा फार्मर को एक्सप्लोर करना चाहते थे, एक चालाकी चलते थे। वो चालाकी क्या होती थी, ये ये फार्मर को भी अपना लोन रीपे करना होता था। फार्मर को अपना लोन रीपे करना होता था। रीपे क्यों करना होता था, क्योंकि भाई फार्मर नीड टू पे देयर डेट। फार्मर नीड टू पे देयर डेट। अच्छा है, चलो पहले आइडिया बता देता हूँ उनको क्या है।
भाई फार्मर को अपना लोन रिपे करना होता था ना, तो इनकी मजबूरी होती थी बहुत सारी, भाई इनको अपना लोन रिपे करना है, तो इसलिए मनी लेंडर और ट्रेडर इनको एक आइडिया रहता था हमेशा इनको एक्सप्लॉइट करने का। फार्मर को फोर्स करता था, ये फार्मर होते थे उनको फोर्स किया जाता था, फोर्स टू सेल, फार्मर को फोर्स किया जाता था टू सेल दिस प्रोड्यूस, जो उनका एक प्रोड्यूस है, दिस प्रोड्यूस नो मैटर, नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइस इज, हाउ द मार्केट प्राइस इज, मतलब उसे ये मैटर नहीं करता था मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उन्हें बस अपना गुड सेल करना था। मतलब इनको आइडिया रहता था कि फार्मर को भाई लोन तो रीपे नहीं कर पाएगा, रीपे करने के चक्कर में ये क्या करते थे, इनकी जो क्रॉप होती थी चीप रेट पे ले लेते थे ये लोग, इनसे इनकी क्रॉप का जो पूरा क्रॉप होती थी उसको आधे से भी कम रेट पे इनसे परचेज कर लेते थे ये लोग, बोलते थे तो हमारा लोन मत दे, हमें अपनी सारी क्रॉप दे दे। तो फार्मर को फोर्स किया जाता था टू सेल देयर प्रोड्यूस, टू सेल दिस प्रोड्यूस नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइस इज, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो मैटर मतलब, बस तो हमें मतलब चीप रेट पर इसको दे दे। चीप रेट मतलब इनको तो लैक ऑफ नॉलेज होती थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर अनएजुकेटेड होते थे, है ना, तो जिसकी वजह से ये अपने गुड्स को चीप रेट में बच्चों इनको सेल कर देता था। किनको सेल कर देता था, इनको। जब सेल करता था, इस सेल को क्या बोला जाता था, इसे बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल। इस सेल को क्या बोला जाता था बच्चों, डिस्ट्रेस सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्ट्रेस सेल क्या होती है। भाई जब इमरजेंसी के केस में कोई फार्मर अपने लोन को रीपे करने के लिए अपनी क्रॉप को चीप रेट पर या मनी लेंडर ट्रेडर वगैरह को चीप रेट पर सेल कर देता है, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। पहले बच्चों यहाँ तक समझ आया मार्केटिंग सिस्टम क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय हमारा मार्केटिंग सिस्टम किस टाइप का था, तो ये था हमारा मार्केटिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने इसको उस समय में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उन प्रॉब्लम के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसकी वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा पहले? अच्छा एक मिनट पूछता हूँ आपसे कि दीपक डिस्ट्रेस सेल क्या होती है दीपक? भाई डिस्ट्रेस सेल वो सेल होता है जिसमें फार्मर को मजबूरी में अपनी क्रॉप को कम दामों पे बेचना पड़ता है मनी लैंडर को। बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, तो उसको भाई मजबूरी में या अपने लोन को रिपे करने के लिए अपनी क्रॉप को बेटा चीप रेट पे सेल करना पड़ता है, तो उसको हम डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। मैं रख कर रहा हूँ बच्चों को। देखिए इसको बेटा मैं रख कर रहा हूँ, ये पहला पॉइंट चल रहा है हमारा, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे फार्मर ने फेस करी, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम या डिफेक्ट लिख दो, डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भाई प्रॉब्लम क्या क्या थी हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, सारी यही बता देता हूँ एक बोर्ड पे। तो सबसे पहली बात तो भाई इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, देखिए लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इनके पास स्टोरेज करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इनके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं थी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर क्या होता है बेटा, ये अपने गुड्स को, ये दे डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव स्टोरिंग फैसिलिटीज ऑफ देयर प्रोड्यूस, ऑफ देयर क्रॉप, ऑफ देयर क्रॉप, अपनी क्रॉप को स्टोर करने की इनके पास फैसिलिटी नहीं होती थी। अगर इनको प्राइवेटली कहीं पे स्टोर करना भी पड़ता था तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। अगर ये प्राइवेटली कहीं स्टोर करते थे किसी वेयर हाउस में, प्राइवेटली अगर ये स्टोर करते थे तो किसी के जैसे जिसने वेयर हाउस बनवा रखा है उसमें स्टोर करते थे तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती, कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस लेता था वो जो स्टोर करवाता था। सेकेंड था इनको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वही प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। एक तो भाई मैंने बता दिया लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई। एक फार्मर के पास ना
ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था इनके बाद। ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से ये भी इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। देखिए जैसे फार्मर है उसे अपनी क्रॉप को सेल करना है, तो कहाँ पे सेल करना है भाई? देखो एक रूरल एरिया का ऑप्शन है और एक अर्बन एरिया का ऑप्शन है, दो ऑप्शन होते हैं उसका, या तो रूरल एरिया में सेल करेगा या तो अर्बन एरिया में सेल करेगा। तो अगर रूरल एरिया में सेल करना कोई चाहता नहीं, फार्मर उसकी क्रॉप है, उसके रेट उसे पता है, रूरल एरिया में अगर उसके रेट 4 रुपीज चल रहे हैं और अर्बन एरिया में 10 रुपीज के रेट चल रहे हैं, तो फार्मर का जो अट्रैक्शन होगा वो कहाँ की तरफ होगा? फार्मर का अट्रैक्शन होगा अर्बन एरिया की तरफ। बट उसे पता है अर्बन एरिया में अगर वो अपने गुड्स को सेल करेगा, अपने गुड्स को अगर अर्बन एरिया में सेल करेगा तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी अर्बन एरिया तक जाने के लिए? ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा उस समय क्या होता था? हाई रेट का होता था। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती थी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी बहुत ज्यादा हाई आती थी, क्योंकि वो प्राइवेट करके बेचता था। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना जो 4 रुपए की चीज होती थी उसकी जो कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने में 3 रुपए आए होते थे, उसको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसके रेट कितने हो जाते थे? 11 रुपीज हो जाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती थी उसको। 3 रुपीज की चीज को उसे 11 रुपीज तक का पे करना पड़ता था, जिससे कि कोई लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते थे अर्बन एरिया में। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने की वजह से ये अपने गुड्स के एक बेटर प्राइस नहीं ले पाता था, क्योंकि मिलते भी थे तो कहाँ मिलते थे, उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर हो जाता था ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता था। तो इसलिए उसे कहाँ पे अपनी मजबूरी में अपने गुड्स को कहाँ सेल करना पड़ता था? लोकल मार्केट में सेल करना पड़ता था। तो वो this and they sold their crop in a local market at a cheapest rate. So farmer sold their crop at at cheapest rate in a local market, in a local market लिख सकते हो आप लोग। इन्हें अपने लोकल मार्केट में अपने गुड्स को बेटा चीप रेट पे सेल करना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी हो जाती थी। क्योंकि अगर ये अर्बन एरिया में लेके जाते थे तो भाई इनको बहुत ज्यादा, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती। थर्ड पॉइंट हो जाएगा फोर्थ सेल या डिस्ट्रेस सेल भी बताया था मैंने इनको आपको। डिस्ट्रेस सेल भी बहुत बड़ी लैक ऑफ प्रॉब्लम थी नॉलेज इस नहीं समय। होगा? क्या? लैक ऑफ नॉलेज। हाँ लैक ऑफ नॉलेज भी डाल दोगे इसमें, लैक ऑफ नॉलेज का भी डाल दोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो फार्मर थे हमारे इलिटरेट थे, तो लैक ऑफ नॉलेज का भी डाल सकते हो आप इसमें ना, वो भी डाल देंगे। चलो पॉइंट डिस्ट्रेस सेल तो आपको मैंने बताया था भाई, उस समय क्या प्रॉब्लम होती थी, जो फार्मर है अपने अपने लोन को रीपे करने के लिए अपने गुड्स को क्या करते थे भाई? डिस्ट्रेस सेल कर देते थे टू पे ऑफ डेप्ट, टू पे ऑफ डेप्ट, अपने डेप्ट को पे करने के लिए, ऑफ टू पे ऑफ डेप्ट ऑफ मनी लेंडर, ऑफ मनी लेंडर एंड ट्रेडर। इनको भाई वो अपने गुड्स को सेल कर देते थे, कौन से लेवल पे? चीप रेट पे सेल कर देते थे। तो इसी को हम बच्चों क्या बोलते थे? डिस्ट्रेस सेल बोलते थे, या फोर्थ सेल भी बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 4 से एक पॉइंट और आ जाएगा इसमें। पॉइंट नंबर 4 होगा, जिसे बोलते हैं, अभी बोला जैसे सचिन ने बोला, लैक ऑफ सर मनी नॉलेज। लेंडर लैक के ऑफ बाद में लिखा है नॉलेज, आपने? मनी लेंडर को ट्रेडर लिखा देता है, एंड ट्रेडर। इनएडुकेट इनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, इनके पास बेटा पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी अबाउट द मार्केट। फार्मर के पास लैक ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट यही है भाई। देखिए मोस्ट ऑफ द फार्मर क्या होते थे? मोस्ट ऑफ द फार्मर अनएजुकेटेड होते थे, जो रूरल एरिया में फार्मिंग करते थे। आज की डेट में तो भाई पढ़े लिखे लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर क्या होते थे? अनएजुकेटेड होते थे। मोस्ट ऑफ द फार्मर अनएजुकेटेड होते थे, जिसकी वजह से उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती थी अबाउट द मार्केट। दे डिडंट डिडंट या डिड नॉट परफेक्ट नॉलेज। एक मुझे मार्कर सारी बंद होते आ रहे हैं, क्योंकि दे डिड नॉट परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस की बेटा परफेक्ट नॉलेज नहीं होती थी।
इन्हें मार्केट प्राइस की बच्चों परफेक्ट नॉलेज नहीं होती थी, जिसकी वजह से इन्हें जो प्राइस अपने गुड्स का मिलना चाहिए वो प्राइस कभी भी नहीं मिल पाता था। तो इनएडुकेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, इनके पास मार्केट की नॉलेज नहीं होती थी, जिसकी वजह से इनको बेटा अपने गुड्स को चीप रेट पे सेल कर देना पड़ता था, क्योंकि इनको अब तो किसान कॉल सेंटर स्टार्ट हो गया है, किसी किसान को रेडियो के थ्रू, है ना, एफएम के थ्रू, मतलब जो भी है, मतलब न्यूज के थ्रू, है ना, आपका न्यूज़पेपर के थ्रू अब फार्मर के पास ना अपडेट पहुंचती रहती है कि क्या रेट चल रहे हैं, तो अब तो उनको अपडेट मिल जाती है, बट पहले Here's ऐसा नहीं some होता था, ये information बहुत बड़ी about प्रॉब्लम Gaya. थी उसमें। Gaya is a holy city ठीक है, beside the Falgu River in the northeast Indian state पॉइंट of नंबर Bihar. 6 होगा It's known for 18th century Vishnupad Mandir, लैक ऑफ a क्रेडिट riverside temple with an फैसिलिटी, लैक ऑफ octagonal shrine. Close by, ancient Mangala Gauri क्रेडिट temple is फैसिलिटी, set on a hilltop. क्रेडिट To the north, फैसिलिटी, Hindu devotees bath in a भाई Brahmakund इनके पास pond before परफेक्ट honoring क्रेडिट their फैसिलिटी deceased नहीं होती, ancestors atop जो Preetshila फार्मर्स Hill. होते थे To the इन पे south lies परफेक्ट the क्रेडिट Hindu फैसिलिटी नहीं pilgrimage होती center थी। of Bodh गवर्नमेंट Gaya. बॉडीज की, गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडीज, जितनी गवर्नमेंट बॉडीज होती थी, लाइक बैंक हो गया, है ना, बैंक हो गए, क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, सोसाइटी, इनका भाई ये क्या था, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ओपन हो रखते थे वहाँ पर, इन्हें रूरल एरिया, बट जो मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन किससे लोन लेती थी, मनी लेंडर, मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, इससे इंडिया की मैक्सिमम फार्मर इनको ही प्रेफरेंस देते थे, they give more, they gave no preference to the agent etc, Sorry, Earth इन Day is सबको not प्लस से available. ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। एंड लास्ट वन इज मोर ऑफ मिडल मैन, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 6, मोर ऑफ मिडल मैन, मिडल मैन बहुत ज्यादा होते थे, मिडल मैन बहुत ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए होता था वो प्रॉफिट इनको नहीं मिल पाता। देखिए अगर कोई कोई फार्मर है, अगर वो डायरेक्ट सेल करता है किसको, कंज्यूमर को, तो उसको पूरा प्रॉफिट इसको मिलेगा। अगर इन्हें कोई 10 रुपीज का गुड सेल करा है खुद भी बायर को, अगर बायर को डायरेक्ट सेल करा तो पूरा का पूरा प्राइस इसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई बीच में कमीशन एजेंट आ जाता है तो बच्चों क्या होगा, फिर ये इसको सेल करेगा, ये इसको सेल करेगा, तो सिंपल सी अगर प्रॉफिट पहले इसके पास जाएगा, ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने पास रखेगा और रिमेनिंग पार्ट इनको दे देगा। तो ज्यादा मिडिल मैन होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं, फार्मर के कम हो जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी प्रॉब्लम थी उस समय की, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज फोन तो उठने की जगह पे है, फोन छोड़ना। चलिए बच्चों, ये एक्सप्लेन कौन करेगा? सर मैं करूं? करो, हाँ करो करो करो, फोन बुलाया था, आज तो बहुत तेज आवाज आई है मुझे। प्रियंका की, अच्छा प्रियंका करो करो, बहुत बढ़िया होता। सर आपने पढ़ाया प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स, उसमें फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ाया लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। फार्मर्स के पास पहले स्टोरेज फैसिलिटी बहुत कम होती थी, जिससे कि अगर वो किसी और के वेयर हाउसेस में भी प्राइवेटली स्टोर करते थे तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होता था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फिर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई थे, तो फार्मर को अपने क्रॉप्स लोकल मार्केट में चीप रेट पर ही सेल करने पड़ते थे रूरल एरिया में। फिर डिस्ट्रेस सेल, उन्हें अपना लोन रीपे करने के लिए मनी लेंडर्स वगैरह और जो ट्रेडर होते थे वो फोर्स करते थे, जिससे वो अपना सारा लैंड चीप रेट पर सेल कर दे उन लोगों को, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। फिर आपने पढ़ा है इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, वो पहले के फार्मर बहुत अनएजुकेटेड और इलिटरेट होते थे, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी मार्केट प्राइस के बारे में। और फिर लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, कि पहले वहाँ पे बिल्कुल भी परफेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती थी, बैंक्स वगैरह ओपन नहीं थे रूरल एरिया में, तो मनी लेंडर ट्रेडर्स को फार्मर प्रेफर करते थे। 6 पॉइंट आपने पढ़ाया मोर ऑफ मिडल मैन, जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन फार्मर के पास कम पड़ते थे मिडल मैन की वजह से। बहुत बढ़िया बेटा, चलो ठीक है, तो आप सब बच्चों को क्लियर हुए होंगे ये पॉइंट अच्छे से, है ना? सचिन आया भाई समझ में? मानव, नमन, गौतम, भाई आ गया। भाई आ गया।
और बेटा सभी बच्चों को बोलता हूँ मैं, तो इनका नाम याद रहता है मुझे, आज तक तो इनका नाम ले देता हूँ। देखिए अब बच्चों इन प्रॉब्लम को किस तरीके से गवर्नमेंट ने सॉल्व करा है। ये क्वेश्चन ना जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लेंथी भी होता है वाला। ये क्वेश्चन पे स्टार बना लेना और ये आपको लर्न भी करना है बहुत अच्छे से। इस टॉपिक का नाम है मेजर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन से मेजर अडॉप्ट करे हैं, अभी आप सुन भी रहे हो ना, जो किसान का वो चल रहा है उसके अंदर जो इसी के अंदर अडॉप्ट की गए हैं। मेजर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। तो सबसे पहला एक मैं पॉइंट बताता हूँ इसका, उसके बाद छुट्टी करेंगे आपकी। तो आप लोग भैया सेफली अपना न्यू ईयर बनाइए अच्छे से। रेगुलेटेड मार्केट सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंसी मार्केट स्टार्ट करी जिसका नाम दिया गया रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट हमेशा क्या होती है, इसमें 3 लोग होते हैं बच्चों, इसमें 3 लोग होते हैं। यहाँ पे एक ना मार्केट कमेटी बनाई जाती है। रेगुलेटेड मार्केट के अंदर मार्केट कमेटी स्टैब्लिश की गई, ठीक है। मार्केट कमेटी के अंदर 3 मेंबर होते थे। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकंड इज फार्मर एंड लास्ट वन इज ट्रेडर। ये 3 लोग होते थे बच्चों। ये 3 लोग मिलकर वर्क करते थे। किस तरीके से, गवर्नमेंट ही ना सारे जो मेजरमेंट के टूल्स होते थे, तो आपने देखा भी होगा इस तरीके का होता है ना मेजरमेंट करने के लिए, ये सारा गवर्नमेंट का होता था। मतलब कोई प्राइवेट अपना नहीं लेके आ सकता। तराजू वगैरह होता था जो मेजर करने के लिए, यूज फॉर वेट, ये किसका होता था बच्चा, ये गवर्नमेंट का होता था। जो किसी भी वेट को करने के लिए किया जाता था यूज, तो गवर्नमेंट का होता था। फार्मर गेट फेयर प्राइस ऑफ फॉर देयर प्रोड्यूस। फार्मर को इसके थ्रू फार्मर मेजर करता था ताकि फार्मर गेट फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, अपने प्रोड्यूस को उसको फेयर प्राइस मिले। अब बच्चे है क्या ये मार्केट में, आपको बताता हूँ। इसमें 3 लोग होते थे। पहले क्या होता था कि ना जो ये फार्मर हो गया और ट्रेडर हो गया, ये आपस में क्या करते थे भाई, ये तो पर्सन एक एजुकेटेड बंदा होता था ट्रेडर, फार्मर होता था अनएजुकेटेड। तो ये क्या करता था, जैसे इससे कुछ गुड्स सेल करने के लिए आते थे, बोलता था 10 रुपीज, तो ये ट्रेडर बोलता था भाई हमारे शहर में तो मतलब हमारे अर्बन एरिया में तो इसके रेट 2 रुपीज चल रहे हैं। तो ये बेचारा फार्मर ना तो मजबूरी में क्या करता था, मजबूरी में ये इसको कितने का सेल कर देता था, 3 रुपीज तक का सेल करके अपना आ जाता था। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी के लिए किसको एंट्री करी गई, गवर्नमेंट की एंट्री की गई। गवर्नमेंट ने बोला, जैसे अगर 2 रुपीज बोलता था तो गवर्नमेंट यहाँ डिस्प्ले कर देती थी। इस मार्केट के अंदर एक डिस्प्ले लगा होता है जिसमें रेट आते रहते हैं। वीट के रेट दिल्ली के अंदर 10 रुपीज चल रहे हैं, एमपी के अंदर 12 रुपीज चल रहे हैं, तो ऐसे आते रहते थे रेट। तो फार्मर आता था, 15 दिन इसको देखता था, अच्छा 12 रुपीज चल रहे हैं, तो वो 12 के अकॉर्डिंग इसको 10 की रेट का सेल करता था। मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने एंटर करा और गवर्नमेंट इसको सारी फैसिलिटी देने लगी, इसको भी और इसको भी। अगर फार्मर 100 केजी वीट लेके आया और इसके मतलब 20 केजी सेल हुए और 80 केजी के रह गए, तो 80 केजी को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट देती थी। गवर्नमेंट कहती थी 80 केजी तो वापस लेके बन जा, तेरे लिए वेयर हाउस की फैसिलिटी यहाँ पे तो अपने 80 केजी को रख दे। तो ये सारी फैसिलिटी कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है इन्हें रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट के लिए जैसे कोई भी मेजरमेंट के लिए कोई भी इक्विपमेंट लाएंगे तो सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी इनको, किसको, तो फार्मर को। और अगर मान लो फार्मर कुछ गड़बड़ी करता है, आज की डेट में देखो फार्मर सड़कों पर आ रहे हैं, पहले इससे फार्मर नहीं होते थे। ये फार्मर जो सड़कों पर आ रहे हैं सारे पढ़े लिखे फार्मर है और उनके पीछे जो अनपढ़ लोग हैं वो भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब तो ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इनको कोई भी बेवकूफ बना देता था, इसलिए गवर्नमेंट ने एंट्री की थी। आज गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं तो वो तो बात अलग है, बिल अच्छा भी है, उसकी मेरिट भी, कोई डिमेरिट भी है। मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था, मेरिट डिमेरिट एक्सप्लेन कर देते, तो मेरिट डिमेरिट में करूंगा किसी ने एक्सप्लेन, बहुत लंबी कहानी है यार, सोचो। इसके लिए इसमें मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अपना बिल चल रहा है ना किसान बिल वाला, इसके अंदर से इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आएगा, रूरल डेवलपमेंट में से जरूर आ सकता है किसान बिल के ऊपर, ठीक है। तो ये रेगुलेटेड मार्केट बेटा पहले क्लियर हुई आप लोगों को, रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है? यस सर।
बताओ मानव, आप बताओ रेगुलेटरी मार्केट क्या होती है? सर ये मार्केट होती है जिसमें सर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें पहले से सर प्राइसेस डिटर्मिनेंट होते हैं कि मतलब वीट के ये प्राइस यहाँ पे ये चल रहे हैं। जैसे दिल्ली में अगर 10 रुपीज़ चल रहा है और यहाँ पे राजस्थान में आपके 12 रुपीज़ चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको जो ट्रेडर होगा वो बेवकूफ़ी बना पाएगा फार्मर्स को कि इसके प्राइसेस कम चल रहे हैं अर्बन एरियाज में एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। और उसके बाद और अगर सर क्या कहते हैं किसान के पास ज़्यादा वो हो गई प्रोडक्शन हो गई, तो उसके लिए स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती हैं। तो सर यही होती है सर रेगुलेटेड मार्केट। भाई देखो मानव ने बता दिया और आपको शायद बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा कि रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतने करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट ईयर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे अब तो। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, और बेटा आप लोग सबसे ज्यादा अब एक रिजोल्यूशन रखिए अपना कि भाई नेक्स्ट ईयर अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, 12th आने वाली है आप लोगों के लिए। और इसके आज स्कूल में हमारे यही मीटिंग हुई थी अभी लास्ट चलते हुए, तो उसमें यही बोला गया था कि वही मार्च के लास्ट में, मार्च के मिड में आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं आज से 6 बजे आपको भी पता चल जाएगा कब होगा कब नहीं होगा, ये मिथ है अभी तक तो। ठीक है, तो आप लोग भाई अच्छी तरीके से 12th को अब ये 2-3 महीने अच्छे से दीजिए, अपने टेस्ट वगैरह प्रॉपर दीजिए और अपना आपको सेफ रखिए, बाहर ज्यादा मत घूमिए, कम खाइए बाहर का, मैं सबसे ही बोलूंगा अभी तो कल के लिए। ठीक है, और आपको यदि कोई भी डाउट होता है किसी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आजकल मैं ज्यादा बच्चों को आंसर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिन अब मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो उसमें मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो उस दौरान में मैं आपके सारे आंसर जो भी क्वेश्चन होंगे तो मैं दे करूंगा। कुछ बच्चों के आंसर रह जाते मैं दे नहीं पाता, कुछ के मैं एंड टू एंड दे देता हूँ। दीप्ति आपने भी कुछ पूछा था मुझसे? यस सर। दीप्ति मैं दे नहीं पाऊंगा बेटा, मैं क्लास में रहता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं 3 बजे से मैं अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं, और अभी देखो तुम्हें पढ़ाते के साथ ही मुझे फेस के पढ़ाने पहुंचना है, वहाँ 5:15 से मेरी क्लास है, तो ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है थोड़ा सा ना। लेकिन मैं आपका आंसर जरूर बता दूंगा, तो अगर कोई ज्यादा अर्जेंट वगैरह तो मुझे कॉल कर दिया करो, क्योंकि कॉल पे मैं जल्दी से फिर बता देता हूँ, क्लास करते हुए मैं बता नहीं पाता कई बार ना। तो बच्चों चलो अच्छे से अपना न्यू ईयर एंजॉय करो, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। सेम टू यू भाई। और बाय बाय, टेक केयर। सचिन कल चलियो, शाम को चलेंगे 4 बजे, स्कूल से आ जाऊंगा मैं 3 बजे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 4 बजे चलियो है ना, उसे बोल दियो रावण को भी। रावण ठीक है चलो ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर सबको।